गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर में इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक करेंगे। उसमें आज जो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है वार या युद्ध। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि युद्ध की डेफिनेशन या उसकी परिभाषा हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे युद्ध के क्या प्रकार होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि युद्ध के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, या दो राज्यों के बीच में जब किसी भी प्रकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो युद्ध के दौरान उनके रिश्तों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है या उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम युद्ध की डेफिनेशन देखेंगे। युद्ध की डेफिनेशन जो है वह विधि शास्त्री ओपनहाइम के द्वारा दी गई है। War is a contention between two or more states through their armed force for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor please। ओपनहाइम ने जो इसकी डेफिनेशन दी है युद्ध की, उन्होंने ये कहा है युद्ध दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में उनकी शस्त्र बलों द्वारा संघर्ष है। तो जो दो या दो से अधिक राज्य जो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके जो सेना है, शस्त्र सेना है, उनके बीच में युद्ध संपन्न किया जाता है, उनके बीच में युद्ध होता है। और युद्ध करने के पीछे उनका उद्देश्य यह होता है कि वह दूसरे राज्य को पराजित करे और स्वयं विजित हो। और विजित होने का पीछे उनका जो उद्देश्य माना जाता है वो ऐसा माना जाता है कि अगर वह विजित हो जाएगा तो पराजित देश से उन शर्तों को बनवाने के लिए बाध्य कर सकता है जिसके लिए विजित देश इच्छुक है। तो इस प्रकार युद्ध को अगर सामान्य परिभाषा अगर देखी जाए, दो या दो से अधिक देशों की शस्त्र सेनाओं के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध जिसमें दोनों राज्यों की यह इच्छा होती है या दोनों या दो से अधिक देशों की यह इच्छा होती है कि वह जीते और पराजित देश को अपनी शर्तों पर शांति कायम करने के लिए बाध्य करे जिसकी वह इच्छा रखता है। सामान्य तौर पर युद्ध कई प्रकार के बांटे गए हैं। अलग अलग विधि शास्त्रियों ने जो युद्ध बांटे हैं उसमें पहला युद्ध उन्होंने ये माना है पब्लिक या प्राइवेट युद्ध, लोक व निजी युद्ध। लोक व निजी युद्ध क्या होता है? सामान्य तौर पर विधि शास्त्री यह मानते हैं कि प्रभुत्व संपन्न राज्यों के बीच बल प्रयोग को लोक युद्ध कहते हैं, कि जो भी सॉवरेन कंट्रीज है उनके बीच में अगर किसी भी प्रकार का शस्त्र बल का प्रयोग युद्ध में किया जाता है तो वह पब्लिक वार मानी जाएगी या लोक युद्ध माना जाएगा। सेकंड है आपका मिक्स्ड वार, मिश्रित युद्ध। सामान्य तौर पर यह माना जाता है मिश्रित युद्ध का तात्पर्य होता है गृह युद्ध। सामान्य तौर पर विधि शास्त्री ग्रोसियस ये कहते हैं एक ही समाज के विभिन्न सदस्यों द्वारा किए जाने वाले गृह युद्ध को मिश्रित युद्ध की संज्ञा दी जाती है। तो सामान्य तौर पर अगर किसी भी राज्य में दो सरकारें हैं और वह किसी भी प्रकार का विद्रोह करना चाहता है और प्रभुत्व संपन्न जो राज्य है उस पर अपना अस्तित्व स्थापित करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में दो राज्यों के मध्य न होकर एक ही राज्य में दो जो संगठन है या दो जो सरकार है या जो दो प्रतिद्वंदी पक्षकार है उनके बीच में जो युद्ध होता है उसे मिक्स्ड वार कहा जाता है। और इसका उद्देश्य यह होता है कि वह उस राज्य की प्रभुत्व संपन्न जो सत्ता है उस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। फिर है परफेक्ट और इनपरफेक्ट वार, पूर्ण व अपूर्ण युद्ध। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि पूर्ण व अपूर्ण युद्ध जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत वार से संबंधित जो भी नियम या जो भी उनके लिए नियत विनियत आश्वासन संधियां पैक्ट सब बनाए गए हैं उनका पालन करके अगर किसी भी प्रकार का युद्ध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह पूर्ण युद्ध का रूप धारण करता है, जिसमें नैतिक विचार जो उन अभिसमयों पर निर्भर है जो युद्ध को अधिक मानुषिक बनाना चाहते हैं या युद्ध के नियम करते हैं, कोई बल वैधता रखने वाले नहीं माने जाते हैं। तो ऐसे नियम जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा निर्धारित किए गए हैं युद्ध के लिए, अगर उनका पालन करके युद्ध किया जाता है तो वह परफेक्ट युद्ध माना जाएगा, और उनका पालन न करके युद्ध किया जाता है तो वह अपरफेक्ट युद्ध माना जाएगा। फिर है जस्ट और अनजस्ट वार। जस्ट और अनजस्ट वार का तात्पर्य होता है न्याय संगत
या अन्याय संगत। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जब दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य न्याय संगत कारण उपस्थित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे न्याय संगत युद्ध कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर जब कोई भी राष्ट्र के द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता, क्षेत्रीयता की एकता के लिए अगर कोई भी युद्ध लड़ा जाता है तो वह न्याय संगत युद्ध माना जाता है। परंतु दूसरी ओर जब कोई भी अन्यायपूर्ण युद्ध वह है जो न्याय विरुद्ध आधार पर लड़ा जाता है। अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा को पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य की क्षेत्रा सीमा में अगर प्रवेश किया जाता है या उसे प्राप्त करने के लिए लड़ा जाता है तो यह अन्यायपूर्ण युद्ध माना जाएगा। फिर है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल वार, औपचारिक व अनौपचारिक युद्ध। सामान्य तौर पर एक औपचारिक युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जो कि वांछित युद्ध के लिए जो वांछित सभी औपचारिकताएं हैं के साथ घोषणा करके किया जाता है और उसका संचालन लोक प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है तो उसे औपचारिक युद्ध कहा जाएगा। और अनौपचारिक युद्ध किसी दूसरे राज्य पर अचानक आक्रमण कर देने से उत्पन्न होने वाली स्थिति को अनौपचारिक युद्ध कहा जाएगा। तो इस प्रकार युद्ध को प्रकृति के आधार पर उन पे कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर फुलफिल किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वार अलग अलग रूपों में नाम दिया गया है। अब है इफेक्ट ऑफ द वार, युद्ध का प्रभाव। सामान्य तौर पर जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई भी युद्ध संपन्न होता है तो युद्ध के दौरान या युद्ध के पश्चात उनके बीच में जिस प्रकार का भी कोई भी संबंध स्थापित हुआ है उस पर उसका क्या इफेक्ट होता है उसको हम विस्तृत रूप से करेंगे। सबसे पहले है डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर रिलेशन, राजनयिक व कॉन्सुलर प्रभाव। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध प्रारंभ किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके राजनीतिक संबंध व कॉन्सुलर संबंध जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जब भी युद्ध प्रारंभ होता है तो देशों द्वारा राजनीतिक दूत को या कॉन्सुलर्स को शत्रु देश के जो राजदूत है या उनके जो कॉन्सुलर्स है उनको पासपोर्ट दे दिया जाता है और पासपोर्ट देने का तात्पर्य यह है कि उन्हें अपने देश वापस जाने का आदेश दे दिया जाता है। परंतु उनको अपने देश सुरक्षित पहुंचाने के लिए उनको विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं और इस दौरान वह सुरक्षित उस देश को शत्रु देश को छोड़कर अपने देश में जाने के लिए उन्हें वह सारी औपचारिकताएं प्रदान की जाती है ताकि वह सुरक्षित अपने देश में पहुंच पाए। फिर सेकंड इफेक्ट जो है संधियों पर क्या पड़ता है। संधि पर युद्ध का प्रारंभ होने पर प्रभाव एक ऐसा उलझन भरा प्रश्न है जिसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि में सुस्थापित नियम नहीं है। कुछ विधि शास्त्री यह मानते हैं कि संधियों पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है जबकि कुछ विधि शास्त्री यह मानते हैं कि युद्ध के पश्चात भी संधियों पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। परंतु सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि संधियां किस प्रकृति के हैं उसके आधार पर उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे युद्ध का प्रभाव संधियों के प्रकार पर निर्भर करता है। युद्धरत देशों के बीच राजनीतिक प्रकृति की द्विपक्षीय संधियां जैसे मित्रता की संधियां या पारस्परिक सहायता की संधियां हैं तो यह युद्ध प्रारंभ होने पर ही समाप्त हो जाती है क्योंकि ये अस्थायी प्रकृति की होती है। परंतु जो संधियां स्थायी अधिकारों, लोकलक्षी अधिकारों को उत्पन्न करती है वह समाप्त नहीं होती है। जैसे सीमा निर्धारित करने वाली संधियां, स्वास्थ्य, औषधि, उद्योग, संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित जो संधियां हैं यह जब युद्ध प्रारंभ होता है उस दौरान निलंबित हो जाती है और जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाता है यह पुनः अस्तित्व में आ जाती है। तो ये कुछ संधियां हैं जो समाप्त हो जाती है और कुछ संधियां ऐसी है जैसे बहुपक्षीय संधियां जो युद्ध संचालन को विनियमित करती है, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है बल्कि वे युद्ध प्रारंभ होते ही लागू हो जाती है। युद्ध काल में अस्वस्थ व घायलों को चिकित्सा के संबंध में 1864, 1906 और 1919 के जनीवा अभिसमय, 1899 व 1907 का हैग समय के जो सिद्धांत है वह युद्धमानों के पारस्परिक संबंधों और उनके तटस्थों के प्रति संबंधों का निर्धारण करती है और युद्ध के कारण इस प्रकार की संधियां जो है बाध्यकारी मानी जाती है। फिर है आपका तीसरा है व्यापारिक संपर्क, ट्रेडिंग इंटरकोर्स। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जैसे ही दो देशों के मध्य युद्ध प्रारंभ होता है युद्धरत देशों के बीच में व्यापारिक संपर्क जो है वर्जित हो जाता है।
दोनों विश्व युद्धों के दौरान ग्रेट ब्रिटेन ने सन 1914 और 1940 से शत्रु के व्यापारी संबंधी अधिनियम पारित किए, जिसके अनुसार युद्ध के दौरान ऐसे सभी लेन देन निषेध कर दिए गए जो शत्रु देश में रहने वाले व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति की आर्थिक दिशा में वृद्धि करता है। और सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि व्यापारिक संपर्क जो है बंद करने के पीछे उद्देश्य यह माना जाता है कि युद्धरत देश विशेष आदेश द्वारा अपने क्षेत्र में अपने शत्रु व नागरिकों के बीच में संपर्क वर्जित कर सकते हैं। तो जो दो देशों के बीच में अगर किसी भी प्रकार का युद्ध होता है और उनके बीच में युद्ध से पूर्व अगर किसी भी प्रकार का व्यापारिक संपर्क स्थापित है तो युद्ध के दौरान उसे वर्जित मान लिया जाता है, उसे खत्म कर लिया जाता है, लेन देन को निषेध कर दिया जाता है। फिर है आपका शत्रु संपत्ति, एनिमी प्रॉपर्टी। शत्रु संपत्ति लोक संपत्ति या निजी संपत्ति हो सकती है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि लोक संपत्ति व निजी संपत्ति पर युद्ध का इफेक्ट जो है अलग अलग पड़ता है। युद्ध प्रारंभ होने पर शत्रु संपत्ति के राज्य क्षेत्र में स्थित शत्रु की जंगम चल संपत्ति जब्त की जा सकती है, जैसे अगर कोई कोष है, गोला बारूद है, खाद्य सामग्री है या अन्य मूल्यवान वस्तुएं हैं, उनको जब्त किया जा सकता है। तो जो लोक शत्रु संपत्ति है उसे युद्ध के दौरान जब्त किया जा सकता है और उसे अपने फायदे के लिए उपयोग किया जा सकता है। परंतु अगर किसी निजी संपत्ति है तो ऐसी स्थिति में युद्ध देश ने आधिपत्य कर लिया है तो केवल अति आवश्यकता पड़ने पर ही सैनिक कार्यों के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। बाकी निजी संपत्ति का उपयोग या उसे वह जब्त नहीं कर सकता है, उसे अपने उपयोग में नहीं ले सकता है। फिर आपका नेक्स्ट है योद्धक व गैर योद्धक या लड़ाकू तथा गैर लड़ाकू, कॉम्बेंट एंड नॉन कॉम्बेंट। कॉम्बेंट और नॉन कॉम्बेंट जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत युद्धरत देश के सैनिकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वो युद्धरत और होते हैं, सेकंड होते हैं गैर युद्धरत। युद्धरत जो होते हैं सामान्य तौर पर वो व्यक्ति होते हैं जो सीधे तौर से युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं या जिन्हें सैनिक कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में युद्ध प्रारंभ होने पर योद्धक सैनिक जो हैं कि अगर मृत्यु हो जाती है तो उन्हें बुरी तरह से घायल किया जा सकता है, युद्ध बंदी बनाया जा सकता है। तो ये वह सैनिक है जो नियमित रूप से युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें पकड़ा भी जा सकता है, उनके विरुद्ध वाद भी चलाया जा सकता है। तो युद्धरत जो लोग होते हैं उनको घायल भी किया जा सकता है, उन्हें जख्मी भी किया जा सकता है, उन्हें युद्ध बंदी भी बनाया जा सकता है। परंतु गैर युद्धक जो लड़ाकू होते हैं, जैसे जो उन्हें मदद करते हैं, सैनिक चिकित्सक, सैनिक अधिवक्ता, सैनिक अभियंता, बावर्ची, नाई जो है, इनको पकड़ा जा सकता है, युद्ध बंदी बनाया जा सकता है, परंतु इनको जख्मी नहीं किया जा सकता है, इनको घायल नहीं किया जा सकता है। फिर शत्रु के राज्य प्रदेश पर युद्धरत राज्य के नागरिक, बेलिग्रेंट सब्जेक्ट्स ऑन एनिमी टेरिटरी। तो युद्ध के प्रारंभ के साथ ही युद्धरत देश अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शत्रु नागरिकों पर भी नियंत्रण करने का अधिकारी हो जाता है, जिससे उन्हें शत्रु को किसी भी प्रकार की सहायता या लाभ देने से वंचित किया जा सकता है। तो जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है, युद्धरत देश अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो शत्रु नागरिक है उन पर भी नियंत्रण स्थापित कर देता है, और इन पर नियंत्रण स्थापित करने के पीछे उनका उद्देश्य यह माना जाता है कि वह शत्रु नागरिकों पर नियंत्रण स्थापित करने का उद्देश्य यह माना जाता है कि वह शत्रु को किसी भी प्रकार की सहायता या लाभ न पहुंचा पाए और उसके लिए उसे वंचित किया जा सके। तो शत्रु देश के नागरिकों को विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाला प्रभाव पृथक होता है। तो इस प्रकार शत्रु देश के जो नागरिक हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उन्हें भी रोका जा सकता है, उन पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसको करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह माना जाता है कि वह शत्रु देश को किसी भी प्रकार की सहायता या किसी भी प्रकार का लाभ न पहुंचा पाए, इसलिए उन्हें निश्चित वर्ग जिसे शत्रु देश के व्यापारियों को बिना शारीरिक और सांपत्तिक के प्रति क्षति तब तक गिरफ्तार किया जा सकता है जब तक शत्रु एक दूसरे के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। तो शत्रु देश के नागरिकों के व्यापार पर रोक लगाई जा सकती है, उनको शारीरिक व संपत्ति को क्षति पहुंचाई जा सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और ये करने के पीछे यह है कि वह शत्रु देश को किसी भी प्रकार की मदद न पहुंचाए। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो युद्ध के दौरान अलग अलग गतिविधियों पर पड़ते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे एनिमी कैरेक्टर या शत्रु चरित्र।